बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को किनारे कर दिया। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बिहार में भले उनके पास 43 सीटें हैं, लेकिन केंद्र में उनके पास 12 सांसद हैं। और खबर यह भी आ रही है कि जिस चिराग पासवान को नीतीश कुमार के विरोधी बना दिया गया था, उनसे अलग कर दिया गया था, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को साध लिया है। तो क्या नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी को कोई बड़ा धक्का देने वाले हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार चिराग पासवान की नजदीकी से ये साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बिहार में कैसे बड़ा होगा? और नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इन वक्त पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था और नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन गई। नीतीश कुमार और लालू यादव ने स्ट्रेटजी बनाई थी कि बड़े राज्यों में 10 सीटें और छोटे राज्यों में 5 सीट कम कर देंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी जिसका पूरा सिस्टम पर कब्जा है, मीडिया, ईसी, चुनाव आयोग, 400 पार का नारा था, एग्रेसिव कैंपेन था, उसके बाद भी 241 सीटों पर सिमट गई। और अब जो सरकार चल रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू के 16, नीतीश कुमार के 12 और चिराग पासवान के 5 सीटें, मतलब 17 सीट। इस पर गठबंधन टिका हुआ है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेंगे? बिल्कुल, ये उनका अंतिम मौका है। इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। बिहार में सोशल जस्टिस की धरती है। वो चाहते हैं कि सत्ता किसी भी तरह से SC ST OBC के पास ही रहे। और उनको पता है चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में डेडली है बिहार में चुनाव जिताने के लिए। और सोचिए, 12 और 5 17, अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं भी चाहेंगे और 17 सीटों ने वापसी कर ली तो एक भी कोई नया पार्टनर अब बीजेपी नहीं ढूंढ पाएगी। अगर नीतीश कुमार ने अपना रंग दिखाया तो बीजेपी के साथ और लोग उनके खिलाफ जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल पहले ही ताक में बैठी हुई हैं, क्योंकि समाज ने जिस तरह से उनको लोकसभा चुनाव में मदद नहीं की और वो अकेली जीतने वाली रह गई। उसके बाद कुछ और ऐसे दल हैं जो नीतीश के साथ आ सकते हैं। आपको पता है जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल पर नवीन पटनायक ने आंखें तरेड़ी है, क्योंकि उनकी सत्ता चली गई। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उनकी भी सत्ता, उनके पास भी 4 सांसद हैं। तो बीजेपी को कोई नया पार्टनर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मैं शुरू से बता रहा था कि कम से कम 6 महीना या साल भर नीतीश कुमार चीजों को पकने देते हैं। वो देखना है कि चल क्या रहा है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, मुस्लिम वोटर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। सोचिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मजबूरी हो जाएगी। और इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। और नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो वक्त के तकाजे को समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास लंबा समय है, आपको बता दें चिराग पासवान के पास लंबा समय है, और वक्फ बोर्ड बिल पर यह सारा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार कोई बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। वो बड़ा बहाना ढूंढ रहे हैं कि उनको एक ऐसा बहाना मिले जिससे उनका वोट बैंक भी मजबूत हो। और अगर वो RJD के साथ नहीं भी आते हैं तो भी उनका वोट बैंक मजबूत हो और वक्फ बोर्ड बिल का बड़ा मुद्दा हो सकता है और वो बड़े प्लेयर के तौर पे उभर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। तो बिहार में राजनीतिक जो घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए रखिए। नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी से बिहार में खटास बढ़ गई है और बीजेपी के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में उनकी राजनीति नहीं हो सकती है। और नीतीश कुमार को पता है कि वो 4थी बार मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की उनकी लालसा है। इंडिया गठबंधन में बातचीत तय नहीं हुई थी। अब तो साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के मन में शक शुबा था। लेकिन एक और जो एंगल आ रहा है जिसमें मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। तो क्या बीजेपी भी अपना प्लान B तैयार करके रख रहा है कि अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और
चंद्रबाबू नायडू हमसे अलग होते हैं तो ममता बनर्जी हमारे साथ आए। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये रिस्क तो नहीं लेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया अब तो बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ ममता बनर्जी को चुनाव हरा देंगी। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी को वो बचा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की वो बड़ी राजनीतिक रिस्क लेने की कोशिश करेंगी। तो बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत राजनीति हो रही है। और सोचिए, इसी बीच इन सब चीज़ों के लिए बल मिल रहा है। नीतीश कुमार को ओबीसी नेता माना जाता है, सोशल जस्टिस के वो बड़े पैरोकार भी रहे हैं, उनकी एक अपनी छवि भी रही है। और इसी बीच बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर ये है कि वो बिहार में अपना स्टैंड ले रहे हैं और वक्फ बोर्ड बिल पर अगर बीजेपी जीत करती है तो नीतीश कुमार को मौका मिल जाएगा अपना रंग दिखाने का। चिराग पासवान से उनकी लगातार नजदीकियां बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो समर्थन वापस ले तो नायडू टिके रह जाए या चिराग पासवान टिके रह जाए। बिहार में उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से साइड करना शुरू कर दिया है, ये भी सच है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 12 पद थे। ओबीसी के मात्र 2 पद, जिन्हें भी एनएफएस कर दिया गया है। एनएफएस यानी कोई भी अभ्यर्थी सुटेबल नहीं मिला। यूआर के सभी पदों पर सुटेबल मिल गया, मतलब रिजर्व सीट अनरिजर्व पर, केवल ओबीसी के लिए नहीं मिली। ये भयानक है। मौजूदा दौर में विश्वविद्यालय में ओबीसी की हिस्सेदारी उनकी आबादी के 1/4 से भी कम है। एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर 10 गुना से भी कम है। ऐसे में एनएफएस करना एक किस्म का आपराधिक कृत्य है। अपेक्षित पात्रता वाले अभ्यर्थी अगर साक्षात्कार दिए हैं तो एनएफएस करने की वजह बताई जानी चाहिए। सोचिए कि ये एक बड़ा मसला, ये एससी एसटी ओबीसी को समझना चाहिए। मैं इस पर दिन भर लगातार आपसे बात करूंगा। और एक आपके समाज का कोई मंत्री बन जाए, उससे समाज का भला नहीं हो जाता है। समाज का भला तब होता है जब आपके लिए स्कूल अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं, नौकरियों के दरवाजे खुलते हैं, बिजनेस के दरवाजे खुलते हैं। अब ये ओबीसी समाज को समझना पड़ेगा कि उनकी जो क्रीम वाली नौकरियां, आप तो चपरासी की भी नौकरी नहीं दी जा रही है। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सब 75 साल से चल रहा है, जातिवाद मनुवाद। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ हो रहा है, ओबीसी के साथ हो रहा है। जब मैं ओबीसी कहता हूं तो आप सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं। तो इस देश में लगातार एससी एसटी ओबीसी की हकमारी हो रही है और आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। आज मैं दिन भर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये बेईमानी चल रही है, या आपके नस्लों की लड़ाई है। कल किसी ने अच्छा लिखा फेसबुक पर कि हमारे बाप दादा नहीं बोले, नहीं लड़े तो हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर हम भी नहीं बोलेंगे, लड़ेंगे तो हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सोचिए कि आपको नौकरियां नहीं दी जा रही है, सीधे सीधे बेईमानी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जो जब तक, सोचिए, कल मैंने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज की बच्ची के साथ रेप होता है और एफआईआर करने के लिए उससे दारू और पैसा और मुर्गा मांगा जाता है। ये रोज हो रहा है। अब सोचिए, वो तो गरीब लाचार बेबस थे, गांव में थे। दिल्ली में भी अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपके बच्चों को एडमिशन में गड़बड़ी, नौकरी नहीं दी जा रही है। पीएचडी करके भी आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। अब भी तो कम से कम बोलिए। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को बोलना चाहिए, देश भर को बोलना चाहिए। और इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है कि आप एक मुर्दा समाज हैं। आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। और आपके नेताओं को भी बोलना चाहिए। सोचिए, पार्लियामेंट में एससी एसटी ओबीसी मिला के 50% के करीब सांसद हैं। मैं लगातार जब मंडे से पार्लियामेंट सेशन होगा तो सांसदों से मिलूंगा, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, पप्पू यादव हो, चंद्रशेखर राज यादव, अखिलेश जी से मुलाकात हो जाए, वो तमाम लोग, लालजी वर्मा हो, शाक्य साहब हो, मैं तमाम, संजय यादव आरजेडी के, पता नहीं ये लोग को जानकारी मिलती है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये मामला 2 सीट का नहीं है, ये आपकी नस्लों का है। और इसी तरह से आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। और यही जातिवाद मनुवाद का नेक्सस काम करता है। और जातिवाद मनुवाद के खिलाफ इस देश के पढ़े लिखे एससी एसटी ओबीसी को बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ वोटर भी, आप पहले थे, अब तो ईवीएम हो गया, वोटर बन के रह जाएंगे।
और एक आपके समाज का, आपकी जाति के नेता से आपका समाज का भला नहीं होगा। तभी भला होगा जब आपकी जाति का नेता या आपके समाज का नेता आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलेगा। आप लोग इन दोनों खबरों को वायरल कीजिए सोशल मीडिया पर, आपकी जिम्मेदारी है। और इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाइए कि राजधानी दिल्ली में ओबीसी की नौकरियां चोरी की जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।